मैं अपने ससुर के साथ जाना पसंद करूंगा पिताजी, उसने बेपरवाही से कहा, जैसे मौसम या समय की बात कर रहा हो। मेरी आंखों में देखे बिना उसने अपना फोन देखते हुए ये बात कही, उन संदेशों पर मुस्कुराते हुए जो मेरे लिए नहीं थे। न कोई धन्यवाद, न कोई कृतज्ञता, कुछ नहीं। बस वो वाक्य जो मेरे दिल में छुरी की तरह चुभा। मेरा नाम अमरनाथ है। मैं 74 साल का हूं और कोई संत नहीं, पर न ही मैं ऐसा आदमी हूं जो तिरस्कार का हकदार हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक एक बढ़ई के रूप में काम किया, दूसरों के लिए फर्नीचर और घर बनाए, हर रुपया धैर्य से बचाया, यह सोचकर कि मेरा बेटा करण कभी समझेगा कि मेरा हर पसीने का कतरा उसी के लिए था। मैंने कभी विलासिता नहीं चाही, लेकिन इस बार मैंने खुद को और उसे एक खुशी देना चाहा। मैंने हवाई जहाज के 2 टिकट खरीदे, एक साथ यात्रा करने के लिए एक सरप्राइज, पिता और पुत्र के रूप में, जैसा हमने सालों से नहीं किया था। जिस पल मैंने उन्हें अपने हाथों में लिया, मैंने लिफाफा खोलते हुए उसके चेहरे की कल्पना की। मैंने मुस्कान, उत्साह की कल्पना की, लेकिन नहीं, मुझे एक दीवार मिली। मैंने उसे देखा और वह स्क्रीन पर ऐसे अटका हुआ था जैसे मेरा प्रयास किसी काम का नहीं था। मुझे अपने सीने में वो गर्माहट महसूस हुई, गुस्से और दुख का वो मिश्रण जिसे समझ नहीं आता कि सहें या एक झटके में निकाल दें। और सबसे बुरा था उसका लहजा सुनना। कोई शक नहीं था, वह गंभीर था। वह उस आदमी, अपनी पत्नी के पिता के साथ जाना पसंद करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह मुश्किल से जानता था मेरे बजाय। मैं प्यार के लिए गिड़गिड़ाने वालों में से नहीं हूं, कभी नहीं रहा। मैंने बचपन से सीखा है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है और खोया भी जाता है। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, इतना कि चुप्पी भारी हो गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे दिमाग में एक फैसला आकार लेने लगा था जिसकी उसे अभी कल्पना भी नहीं थी। मेरी जिंदगी में जब भी किसी ने मुझे कम आंका है, मैंने बहस करने के बजाय काम करना पसंद किया है। बातें हवा में उड़ जाती हैं, पर कर्म छाप छोड़ जाते हैं। और उस शाम जब वह अपने कमरे में अपने मोबाइल के साथ हंस रहा था, मैं टिकट हाथ में लिए आंगन में गया। मैं उस पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया जिसे मैंने खुद 20 साल पहले बनाया था, और उन कागजों को देखा जिनका मेरे लिए इतना मतलब था। मुझे ताजी कटी घास की गंध महसूस हुई। मैंने दूर से अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी और सोचा, मैं उसे मेरा मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। मैंने एक माचिस जलाई, कागज सरसराहट के साथ जला। वह मुड़ा, लपटों के साथ मुड़ता चला गया जब तक कि राख में बदल नहीं गया। मैंने ये अंधे गुस्से में नहीं किया, बल्कि शांति से किया। हर जलता हुआ टुकड़ा एक दरवाजा बंद होने जैसा था। जब आखिरी टुकड़ा धूल बन गया तो मैंने जोर से कहा, अब कोई नहीं जाएगा, न वह और न मैं। ये मनमर्जी की सजा नहीं है, यह उसे सिखाने के बारे में है कि सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है, यहां तक कि एक पिता और पुत्र के रिश्ते की भी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे धुएं की गंध आई और वह बाहर आया। उसने मुझे राख से काले हाथों और बजरी पर अभी भी सुलगते हुए अवशेषों के साथ देखा। आपने क्या किया? क्या आप पागल हो गए हैं? उसने अपनी आंखें बड़ी करके चिल्लाया। मैं हिला नहीं। मैंने उसे घूर कर देखा और धीरे से जवाब दिया, जो मुझे करना था। वह यात्रा के लिए नहीं रो रहा था। हम खुद को धोखा न दें। वह कुछ ऐसा खोने के लिए रो रहा था जिसे वह निश्चित मानता था, यह महसूस करने के लिए कि इस बार मैं मुस्कुराकर सब कुछ ठीक नहीं करूंगा। और मैंने वो पल देखा जब उसने समझा कि वह समय को वापस नहीं मोड़ सकता। लेकिन गलती न करें, यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, यह सिर्फ एक रद्द की गई यात्रा नहीं थी। यह उस धागे की नोक थी जो सालों से खींच रहा था, छोटे छोटे तिरस्कारों की एक श्रृंखला जिसे मैंने प्यार के कारण नजरअंदाज किया था। और जीवन में हर चीज की तरह एक दिन ऐसा आता है जब सब्र का बांध टूट जाता है। मैं जानता था कि वह सोचता था कि मैं कठोर निर्णय लेने में असमर्थ हूं। मैं हमेशा वो था जो बड़ी समस्या न बनाने के लिए चुप रहता था, लेकिन मेरे बारे में उसकी वो छवि बदलने वाली थी। करण को यह नहीं पता था कि मैं महीनों से अपने मामलों को व्यवस्थित कर रहा था, और इस अपमान ने केवल वही गति प्रदान की जो होने वाला था। उस रात जब घर में सन्नाटा था, मैं रसोई में कॉफी पीता रहा और खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क की रोशनी फर्श पर लंबी छाया बना रही थी, और मैं अपने दिमाग में उन सभी चीजों को दोहरा रहा था जो मैंने उसके लिए दी थीं, जो मैंने चुपचाप सहन की थी। मैंने ठंडी सर्दियों में पर्याप्त गर्म कपड़ों के बिना रहने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं उसके लिए नई स्कूल की किताबें खरीदना पसंद करता था। मैंने उन बारों के बारे में सोचा जब मैं मांस के बिना रहता था, ताकि वह अपने काम के लिए टिफिन ले जा सके। और अब वह मुझे यह कहकर चुका रहा था कि वह मेरी बजाय किसी और आदमी का साथ पसंद करता था। मुझे गलत मत समझिए, मैं दया नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूं, भले ही उसमें दर्द हो।
और कभी कभी किसी को जगाने के लिए उसे कुछ ऐसा खोना पड़ता है जिसे वह शाश्वत मानता था। यह उसके लिए मेरा पहला सबक था, लेकिन यह आखिरी नहीं होगा। उस रात मैं कम सोया, लेकिन दुख के कारण नहीं। यह कुछ और था। एक अजीब सी शांति जैसी तब महसूस होती है जब कोई यह तय कर लेता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं जानता था कि जीवन मुझे उसे सिखाने के और अवसर देगा, जो यह दर्शाता है कि आप उसका मोल करते हैं जिसने आपको सब कुछ दिया है, और जब वह पल आता तो वह तैयार नहीं होता। अगली सुबह अजीब सी थी। आसमान साफ था पर हवा में एक उदासी थी। करण रसोई से बिना बोले ही निकल गया, अपनी चाय उठाई और चला गया जैसे घर सिर्फ उसी का हो। मैंने उसे पलटकर नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। मैं उसके हाव भाव, उसकी आहें, और जब वह जानता है कि उसने गलती की है तब बातचीत से बचने का उसका तरीका सब पहचानता हूं। मैं वहीं बैठा रहा, हाथों में अपनी चाय का प्याला थामे। गर्माहट मेरी उंगलियों में फैल रही थी। मुझे कई साल पहले की वैसी ही सुबह याद आ गईं, जब वह छोटा था और मेरे सामने पैरों को हिलाता हुआ बैठता था, क्योंकि उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे। वह मुझसे शहद वाली रोटी मांगता था और मैं उसे ध्यान से लगाता था, भले ही मुझे काम पर देर हो जाती। तब कोई भी त्याग मुझे छोटा लगता था, पर अब मेरा वही बेटा मुझे एक बाधा से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और मेरा विश्वास कीजिए, यह बाधा शब्द भले ही उसने कहा ना हो, पर उसकी आंखों में साफ दिखता है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे एक पिता अपने सीने में महसूस करता है। कोई सीधा अपमान नहीं, पर ऐसी अनुपस्थितियां, दूरियां और खामोशियां हैं जो 1000 आपत्तिजनक बातों से ज्यादा बोलती हैं। मैं कुछ देर के लिए आंगन में गया। टिकटों की राख के अवशेष अभी भी पड़े थे। मैंने उन्हें धीरे से कुचला, महसूस किया कि वे मेरे जूते के नीचे कैसे बिखर गए। गंध अब नहीं थी, पर आग की छवि मेरी स्मृति में जीवित थी। मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह समझे कि हर चीज की एक सीमा होती है। उस दिन मुझे कार्यशाला में कुछ काम निपटाना था। जानते हैं, मेरे लिए बढ़ईगिरी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक उपचार है। ताजी कटी हुई लकड़ी की गंध, रंधे की आवाज मुझे सोचने में मदद करती है। जब मैं एक मेज पर पॉलिश कर रहा था जिसका ऑर्डर मुझे मिला था, मैं पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर विचार कर रहा था। यह सिर्फ उसके ससुर के साथ जाने की प्राथमिकता वाली बात नहीं थी। यह वह तरीका था जिससे उसने शादी के बाद मुझसे बात करना शुरू कर दिया था। पहले वह सलाह मांगता था, अब वह मुश्किल से मुझे बताता था कि वह क्या कर रहा है। पहले वह मेरी संगत चाहता था, अब वह उससे बचता था। मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक तेज निवेश के लिए मुझसे पैसे उधार मांगे थे। मैंने ज्यादा जानकारी नहीं पूछी, क्योंकि मैं अभी भी भरोसा करता था। पर कुछ ही समय बाद मैंने सोशल मीडिया पर उसकी पत्नी और ससुर की एक महंगे रेस्तरां में जश्न मनाते हुए तस्वीरें देखीं, और तभी मैंने चीजों को जोड़ना शुरू किया। शायद ससुर के साथ यात्रा करने का विचार कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का हिस्सा था जिसे वह खुद बढ़ा रहा था, अपने ही पिता को किनारे करके। दोपहर में मैं घर लौटा और उसे बैठक में फोन पर बात करते हुए पाया। उसने अपनी आवाज कम करने की जरा भी कोशिश नहीं की। मैंने साफ सुना जब उसने कहा, हाँ, यात्रा नहीं हो पाई, पर अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पिता के साथ जा रहा हूं। अमरनाथ बहुत अजीब है, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। इस बात ने मुझे मुस्कुरा दिया। हाँ, मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैंने वहां वही पुष्टि की जो मुझे पहले से शक था। उसे लगा था कि यह सब मेरी नाराजगी थी, कुछ अस्थाई। उसे समझ नहीं आया कि उस आंगन में उस आग से जो शुरू हुआ था वह तो बस पहला कदम था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं उसके पीछे से गुजरा और अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वह दराज खोली जहां मैं अपने महत्वपूर्ण कागजात, दस्तावेज, बचत और संपर्क रखता हूं। मैं महीनों से अपने जीवन को पुनर्गठित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा था, पर अब मेरे पास एक स्पष्ट कारण था। यह किसी यात्रा के बदले की भावना नहीं थी। यह इस बारे में था कि अगर वह मेरा मोल नहीं करता तो उसे भी चीजें ऐसे नहीं मिलेंगी जैसे कि वे उसका अधिकार हों। शाम को मैं पड़ोस में घूमने निकला। मैंने अपने पड़ोसी श्री हेक्टर को नमस्ते किया, जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैंने उनसे कहा, बहुत ठीक, क्योंकि भले ही लोग मेरी चुप्पी को उदासी समझ सकते हैं, पर वास्तव में मैं शांत था। यह हार मान लेने वाले की चुप्पी नहीं, बल्कि योजना बनाने वाले की चुप्पी थी। लौटने पर करण घर पर नहीं था। मेज पर एक गंदी थाली और रोटी के टुकड़े पड़े थे। मैं बैठ गया और थोड़ी देर इंतजार किया। मैंने उसे बुलाने के बारे में सोचा, पर नहीं। जो मुझे उससे कहना था वह सही समय पर कहूंगा, और वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसे सुनने के लिए होगा। उस रात हमने बिना बात किए खाना खाया। उसने जल्दी खाया और अपने कमरे में चला गया।
मैं अपनी खाली थाली को देखता रहा, उसके कमरे से आती टेलीविजन की आवाज़ सुनता रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, पर मुझे याद है कि मैंने सोचा था, खून रिश्ते की गारंटी नहीं देता। ये दिन ब दिन बनता है और जब यह खो जाता है तो वास्तव में खो जाता है। सोने से पहले मैंने खिड़की खोली और शहर की दूर की रोशनी को देखा। वहां बाहर जिंदगी चल रही थी, लोग दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, हंस रहे थे। और मैं यहां इस घर में जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, एक ऐसे बेटे के साथ छत साझा कर रहा था जो एक अजनबी जैसा लगता था। विडंबना यह है कि उसे लगता था कि यहां उसका हमेशा एक सुरक्षित स्थान होगा। उसे नहीं पता था कि वह सुरक्षित स्थान इसलिए मौजूद था क्योंकि मैं उसे बनाए रखता था और जिस दिन मैं फैसला करता वह मौजूद नहीं रह सकता था। मैं इसी विचार के साथ लेटा। मुझे बदलाव से डर नहीं लगता था। मेरी उम्र में मैंने सीखा है कि इंसान उससे दूर होकर नहीं हारता जो उसे पसंद नहीं करता। वह तब हारता है जब वह वहीं रहता है, यह उम्मीद करता है कि कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस रात मुझे पिछली रात से बेहतर नींद आई और जागने पर मुझे पता चला कि मैं अपनी चालें चलने के लिए तैयार था। यह कोई जल्दबाजी या स्पष्ट कार्रवाई नहीं होगी। यह कदम दर कदम वैसा ही होगा जैसे कोई लकड़ी तराशता है, अनावश्यक हिस्से को हटाता है, पॉलिश करता है जब तक वांछित आकार न मिल जाए। करण को अभी पता नहीं था, लेकिन जिस यात्रा को उसने ठुकरा दिया था वह मेरा आखिरी उपहार होने वाला था जो मैं उसे देने की कोशिश करता। इसके बाद जो आता वह मेरे लिए होता। अगले दिन मैं सुबह होने से पहले ही उठ गया, आदत से नहीं बल्कि इसलिए कि मेरा दिमाग पहले जैसा आराम नहीं कर पाता था। मैं धीरे से उठा, कॉफी गर्म की और रसोई की खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। वह आवाज जो कई लोगों के लिए दिनचर्या है, मेरे लिए हमेशा एक याद दिलाती रही है। दिन शुरू होता है और उसके साथ ही यह तय करने का एक और अवसर कि किस दिशा में जाना है। करण अपने कमरे से बहुत देर बाद निकला, जब सूरज दीवारों पर नारंगी रंग बिखेर रहा था। वह जल्दी में था, न कोई नमस्ते न कोई नजर। बस रोटी का एक टुकड़ा लिया और निकल गया। दरवाजा आधा खुला छोड़ गया। मैंने उसे खिड़की से दूर जाते देखा और सोचा, उसे तो यह भी नहीं पता कि जल्द ही वह इस दरवाजे से ऐसे नहीं गुजरेगा जैसे यह उसी का है। उस दिन मुझे कार्यशाला में एक काम पूरा करना था। एक ग्राहक के लिए देवदार की लकड़ी से बनी एक बड़ी अलमारी, जिसने उसे बनवाने के लिए महीनों पैसे बचाए थे। मैंने एक पड़ोसी की मदद से उसे उठाया और अपनी गाड़ी में ले गया। गली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए मुझे वे साल याद आए जब करण डिलीवरी में मेरे साथ जाता था। वह गाड़ी के पिछले हिस्से में चढ़ जाता और तख्तियां उतारने में मेरी मदद करता। अपने पिता के साथ काम करने में गर्व महसूस करता था। अब अगर मैं उससे मदद मांगूं तो वह 1000 बहाने बना देता है। ग्राहक फर्नीचर से खुश थी। उसने मुझे नकद भुगतान किया जैसा कि हमने तय किया था, और जब मैंने नोट लिए तो मुझे हाथों में एक अजीब सा एहसास हुआ। ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर रुपया जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य था, मेरी स्वतंत्रता को मजबूत करना। अब मैं उसके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचकर बचत करता था, और इस अंतर ने मुझे एक अजीब शांति दी। मैं दोपहर में घर लौटा। करण अभी तक नहीं लौटा था। मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था, ससुराल वालों के साथ खाने जा रहा हूं, मेरा इंतजार मत करना। मैं उस कागज को ऐसे देखता रहा जैसे कोई रास्ते में पड़ी कंकड़ को देखता है। छोटा लेकिन इतना परेशान करने वाला कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और अपना खाना बनाया। खाना खाते हुए मैंने मानसिक रूप से अपनी संपत्ति का जायजा लेना शुरू किया। घर बेशक सबसे बड़ा था। मैंने इसे 3 चरणों में बनाया था, अपने हाथों से, अपने औजारों से और अपने पसीने से। हर दीवार की एक कहानी थी, हर कील की एक याद। फिर भी मुझे पता था कि करण के लिए यह सिर्फ घर था, मानो यह स्वचालित रूप से उसका अधिकार हो। मेरे बचत और उन कुछ संपत्तियों के बारे में भी वह ऐसा ही सोचता था जो मैंने कड़ी मेहनत से खरीदी थी। शाम को मैंने एक लंबी सैर पर जाने का फैसला किया। मैं गांव के केंद्र तक चला और नोटरी के सामने से गुजरा। मैं वकील राजेश को दशकों से जानता हूं। वह दरवाजे पर सिगरेट पी रहे थे और मुझे देखकर उन्होंने नमस्ते किया। अमरनाथ, आपको यहां देखे हुए काफी समय हो गया। हाँ वकील साहब, लेकिन शायद जल्द ही मैं कुछ कागजात ठीक करवाने आऊंगा, मैंने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हमने और बात नहीं की। मैं चलता रहा, लेकिन मेरे भीतर निर्णय आकार ले रहा था। यह कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं होगा, ये एक मापी गई चाल होगी। हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा ताकि जब उसे पता चले तो वापसी का कोई रास्ता ना हो। घर लौटने पर करण बैठक में था।
वह वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मैंने हंसी और आवाज़ें सुनी जिन्हें मैंने पहचान लिया, उसके ससुराल वाले। उसने मुझे देखकर कॉल काटा नहीं। वास्तव में उसे यह सुनकर आनंद आ रहा था जब वह ऐसी बातें कह रहा था। हाँ, हम जरूर यात्रा पर जाएंगे, ऐसा ही बेहतर होगा, ऐसा ही बेहतर होगा। ये शब्द गूंजते रहे। उसके लिए बेहतर। बेशक। मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बिस्तर के नीचे से एक धातु का बक्सा निकाला जहां मैं दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें रखता था। उनमें मुझे एक डायरी मिली जहां मैं सालों से हर खर्च, हर आय, हर चुकाया गया कर्ज नोट करता रहा हूं। यह एक आदत है जो मुझे अपने पिता से विरासत में मिली है। वह डायरी मुझे एक बात स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। मेरे पास पर्याप्त था अच्छी तरह से जीने के लिए, किसी पर निर्भर हुए बिना और किसी को मुझ पर निर्भर किए बिना। उस रात जब वह अपने कमरे में खाना खा रहा था, मैंने खुद के लिए दाल चावल और ताज़ी बनी रोटी परोसी। मैंने धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के खाया और कुछ ऐसा सोचा जो मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा, सम्मान हर दिन कमाया जाता है, और जब कोई आपका सम्मान करना छोड़ दे तो आपका कर्तव्य गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि उठ खड़े होना और अपनी सीमाएं तय करना है। ये वाक्यांश जो मैंने हजारों बार सुना था, अब एक नया अर्थ ले रहा था। रात का खाना खाने के बाद मैं आंगन में चला गया। आसमान साफ था और चांद बगीचे को रोशन कर रहा था। मैं उसी बेंच पर बैठ गया जहां मैंने टिकट जलाए थे। मैंने आंखें बंद की और उस पल की कल्पना की जब करण को यह एहसास होगा कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, कि मेरे हाथ, जिन्होंने सब कुछ बनाया, उसे कुछ भी नहीं भी छोड़ सकते हैं अगर मैंने ऐसा तय किया। मुझे गलत मत समझिए, इसका मतलब उसे दुख में देखना नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी को समझाने का एकमात्र तरीका वह छीन लेना होता है जिसे वे सुरक्षित मानते हैं। उसे नहीं पता, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मैं एक ऐसे फैसले के करीब आ रहा हूं जो सब कुछ बदल देगा। और जब वह दिन आएगा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा, झींगुरों की आवाज और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज सुनता रहा। घर के अंदर करण फोन पर किसी के साथ हंस रहा था। मैंने दखल नहीं दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मेरी खामोशी कमजोरी नहीं, मेरा सबसे अच्छा हथियार थी। और इस तरह उस शांति के साथ जो केवल निश्चितता देती है, मैं उठा, बगीचे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। कल एक नया दिन होगा और उस रास्ते पर एक और कदम होगा जो मैंने पहले ही चलना शुरू कर दिया था। अगली सुबह मैं पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट निर्णय के साथ उठा। मेज पर कॉफी से भाप उठ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी चालें चलना चाहता हूं तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि मैंने अपने हाथों से जो कुछ भी बनाया है वह कानूनी रूप से मेरे पूर्ण नियंत्रण में हो और मेरी अनुमति के बिना कोई उसे छू न सके। करण फिर सुबह जल्दी निकल गया, बिना नमस्ते किए, गंदी कप प्लेट सिंक में छोड़कर। मैंने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, एक प्रतीक के रूप में कि वह अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। अब मैं दूसरों द्वारा बिना सम्मान के फैलाई गई गंदगी साफ करने के लिए नहीं था। मैंने घर का दरवाजा बंद किया, अपने दस्तावेज एक फाइल में रखे और वकील के कार्यालय तक चला गया। वकील राजेश ने मुझे अपने चैम्बर में उस शांति के साथ स्वागत किया जो हमेशा उनके पास रहती है, जैसे उन्हें कभी कोई जल्दी नहीं होती। और बताइए अमरनाथ, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहते हुए कहा, किस काम से आना हुआ? मैं अपनी जगह पर बैठ गया, सीधे उनकी आंखों में देखते हुए। मुझे अपने संपत्ति के कागजात की जांच करनी है और कुछ बदलाव करने हैं। मैं सब कुछ स्पष्ट रखना चाहता हूं, कोई डीला सिरा नहीं। उन्होंने सिर हिलाया जैसे वह पहले से जानते हों कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने अपनी फाइल से एक फोल्डर निकाला और कागजात मेरे सामने रख दिए। मेरी घर की रजिस्ट्री, 2 छोटी संपत्तियां जो मैंने किराए के लिए खरीदी थीं और एक जमीन जो मुझे अपने पिता से गांव के बाहर विरासत में मिली थी, सब वहीं था। उस पल तक सब कुछ हमेशा की तरह था। आपके नाम पर अमरनाथ, आपकी स्थिति मजबूत है, उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप किसी भी पारिवारिक गलतफहमी से खुद को बचाना चाहते हैं तो एक अपडेट करना आदर्श है। आप तय कर सकते हैं कि आप किसे क्या देंगे या ऐसे खंड आरक्षित कर सकते हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। यह बिल्कुल वही था जो मैं चाहता था। मैंने अभी तक कोई नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि करण को किसी भी चीज तक स्वचालित पहुंच नहीं होगी। राजेश ने नोट्स लिए और हमने अगले हफ्ते के लिए एक मुलाकात तय की। बाहर निकलते समय मुझे राहत और दृढ़ संकल्प का मिला जुला एहसास हुआ। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह मेरी संपत्ति और उन हाथों के बीच एक अदृश्य ताला लगाने जैसा था जो उसे महत्व नहीं देते। वापसी के रास्ते में मैं बाजार से गुजरा और कार्यशाला के लिए कुछ नए उपकरण खरीदे। शायद दूसरों के लिए यह एक अनावश्यक खर्च होता,
लेकिन मेरे लिए यह एक निवेश था। काम अभी भी मेरा ठिकाना था और हर फर्नीचर का टुकड़ा जो मैं बनाता था इस बात का एक और प्रमाण था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं था। मैं दोपहर के करीब घर पहुंचा। करण ड्राइंग रूम में ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसने मुश्किल से नमस्ते के लिए हाथ उठाया। मैं मेज पर बैठ गया और कुछ बिलों की जांच करने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी जिज्ञासु आंखें कागजों को देख रही थीं। और यह क्या है? उसने आखिरकार पूछा। मेरे अपने मामले, मैंने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसे जवाब पसंद नहीं आया। उसे आदत है कि मैं उसे सब कुछ बताता हूं, कि मैं उसे शामिल करता हूं। अब मेरी यह खामोशी उसे असहज कर रही थी। शाम को मैं कार्यशाला गया और सूरज डूबने तक काम करता रहा। करण गली में जाते हुए वहां से गुजरा, परफ्यूम लगाए हुए और किसी खास मौके के लिए तैयार। मैंने यह नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। यह अब मेरा मामला नहीं था। उस रात जब वह वापस आया तो वह अपने कमरे में बंद हो गया। गलियारे से मैं उसके फोन पर हंसने की आवाज सुन सकता था। यकीनन अपनी पत्नी या ससुराल वालों से बात कर रहा होगा। मैं इस बीच अपने दिमाग में अगले कदम पर विचार कर रहा था। एक अलग खाता खोलना, किसी भी दावे की पहुंच से बाहर, और उसमें अपनी कुछ बचत स्थानांतरित करना। अगली सुबह मैं बैंक गया। मैं मैनेजर श्रीमती सुशीला को सालों से जानता हूं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं गोपनीयता की कुछ शर्तों के साथ एक नया खाता चाहता हूं। उन्होंने विवेकशील होकर बिना सवाल किए मेरी मदद की। मैं अपनी जेब में कार्ड और नियंत्रण की भावना के साथ वहां से निकला, जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। मैं घर लौटा और करण को रसोई में कॉफी बनाते हुए पाया। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और कहा, सुनो, मैं सोच रहा था शायद हम साल के अंत के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। एक यात्रा, लेकिन सबके साथ, है ना? ताकि आपको बाहर निकला हुआ महसूस ना हो। मैं उसे देखता रहा। यह शब्द बाहर निकला हुआ मुझे लगभग हंसा गया। उसे लगा कि मैं उसके और उसके ससुर के साथ न जाने से दुखी हूं। उसे समझ नहीं आया कि यात्रा सबसे कम महत्वपूर्ण बात थी। मेरी चिंता मत करो, मैंने उससे कहा। साल के अंत के लिए मेरी योजनाएं पहले ही तैयार हैं। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने उसे तेवर चढ़ाते हुए देखा, जैसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया हो। उस शाम जब मैं कार्यशाला में काम कर रहा था, मैंने सोचा कि लोग कितनी जल्दी सब कुछ सुरक्षित होने के आदी हो जाते हैं। करण का मानना था कि घर, संपत्ति और बचत एक निश्चित विरासत थी। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि कदम कदम पर वह निश्चितता गायब होती जा रही थी। उस रात सोने से पहले मैंने फिर से धातु का बक्सा खोला, जहां मैं अपने दस्तावेज रखता था। मैंने एक पुरानी तस्वीर निकाली, करण की तस्वीर, जब वो 10 साल का था, जिसमें वो गर्व से मुस्कुरा रहा था, उस फर्नीचर के बगल में जो हमने मिलकर बनाया था। मैं उसे देर तक देखता रहा। यह सोचना स्वाभाविक था कि हम कब वो टीम नहीं रहे, पर मैं ये भी जानता था कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। दांव पर अब सिर्फ एक खोया हुआ सफर या जले हुए टिकट नहीं थे। मेरी इज्जत दांव पर थी और उस पर मैं किसी से समझौता नहीं करता। मैंने वो बक्सा बंद किया, बत्ती बुझाई और लेट गया। बाहर रात का सन्नाटा गहरा था। मैं भी शांत था, पर यह खामोशी उस इंसान की थी जो आगे बढ़ रहा है और दूसरे को इसका इल्म नहीं है। अगले दिन एक दिखावटी शांति के साथ गुजरे। बाहर से सब पहले जैसा ही लग रहा था। करण और मैं एक ही छत के नीचे रह रहे थे। रसोई में एक दूसरे से टकरा जाते थे। बस छोटी मोटी बातें, ऊपरी तौर पर बातचीत, पर अंदर से मैं अब उसी जगह पर नहीं था। हर वो शब्द जो मैंने नहीं कहा, वो उस योजना का एक और हिस्सा था जिसे मैं बना रहा था। एक शाम जब वो काम पर था, मैं खाने की मेज पर एक कॉपी लेकर बैठ गया और वो सब लिखने लगा जो मुझे अपनी पहली चाल चलने से पहले करना था। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, यकीनन। मैं उस तरह की चोट की बात कर रहा हूं जो किसी के आराम को हिला देती है, जो उसे यह महसूस करने पर मजबूर करती है कि कुछ भी पक्का नहीं है। सबसे पहले संपत्ति की बात। मैंने पहले ही वकील साहब से बात कर ली थी ताकि कागजात अपडेट करवा सकूं और सब कुछ सुरक्षित रहे। दूसरा, बचत। बैंक में नया खाता तैयार था और मैं धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर कर रहा था। तीसरा, वो जमीन जो मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिली थी। वो जमीन भले ही भूली हुई लगती थी, पर उसकी कीमत थी और मुझे पता था कि अगर उसे सही दाम पर बेचा जाए तो मुझे पूरी आज़ादी मिल जाएगी। उस सुबह मैं उस जमीन पर उसे देखने गया। बरसों हो गए थे मैं वहां नहीं गया था। घास बढ़ चुकी थी, पर उस जगह में अभी भी गांव वाली वो खास शांति थी। मैं कुछ देर तक वहां रुककर देखता रहा, सोच रहा था कि वहां मेरे लिए कुछ नया शुरू हो सकता है।
शहर के शोर और जहरीली बातों से दूर। वापस आते हुए मैं चौराहे से गुजरा और मेरी मुलाकात जीवन भर की दोस्त करुणा से हुई। हमने एक दूसरे को नमस्ते किया और उसने पूछा मैं कैसा हूं। मैंने उसे कुछ ठोस नहीं बताया, बस इतना कहा, कभी कभी सफाई करनी पड़ती है, सिर्फ घर की नहीं, जिंदगी की भी। वो मुस्कुराई जैसे वो मेरी कही बात से कहीं ज्यादा समझ गई हो। घर पहुंचकर मैंने करण को बैठक में फोन पर तस्वीरें देखते हुए पाया। मैं देख पाया कि वो अपने ससुर के साथ किसी समारोह की तस्वीरें थीं। मेरे अंदर आने पर उसने मुझे देखा तक नहीं। मैं सीधे रसोई में चला गया और एक गिलास पानी लिया। सुनो पिताजी, उसने अचानक कहा। मैं सोच रहा था अगले साल दादाजी की जमीन बेच सकते हैं। आखिर वो ऐसे ही पड़ी है। मैंने धीरे से उसे देखा। वो जमीन मुझे सीधी विरासत में मिली थी और वो उसे बेचने की बात ऐसे कर रहा था जैसे इस फैसले में उसकी भी कोई राय हो। वो जमीन बिकाऊ नहीं है, मैंने सूखे स्वर में जवाब दिया। पर आप उसका इस्तेमाल तो नहीं करते, उसने जिद की। वो बिकाऊ नहीं है, मैंने दोहराया और अपने कमरे में चला गया। इस बातचीत ने मुझे कुछ पक्का कर दिया था। उसने उन चीजों पर पहले से ही अपना हक समझना शुरू कर दिया था जो उसकी नहीं थी, और इसका मतलब था कि जो चोट मैं तैयार कर रहा था वो ज्यादा दर्द देगी, और शायद इसी तरह वो सीखेगा। दिन बीतते गए और मैं अपनी दिनचर्या पर कायम रहा। सुबह काम, शाम को टहलना, रात को खामोशी। करण इसके विपरीत अपनी ही दुनिया में ज्यादा व्यस्त लग रहा था, अपने ससुर के साथ बाहर जाना और अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर। मुझे परेशानी नहीं हुई, बल्कि इसने मुझे आजादी से काम करने की जगह दी। एक शाम मैं आंगन की बेंच पर बैठ गया, वही बेंच जहां मैंने टिकट जलाए थे, और मानसिक रूप से उस तारीख की समीक्षा की जब मैं नोटरी में बदलावों पर हस्ताक्षर करने जाऊंगा। सब कुछ व्यवस्थित था। उसके बाद मेरी अनुमति के बिना मेरी संपत्ति पर उसका कोई कानूनी हक नहीं होगा। पर उस बिंदु तक पहुंचने से पहले मैं उसे एक चेतावनी देना चाहता था, शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से। कुछ ऐसा जिससे उसे महसूस हो, भले ही थोड़ा सा, कि उसकी सुरक्षा बदलने वाली थी। मौका जितनी जल्दी मैंने उम्मीद की थी उससे भी जल्दी आ गया। एक सुबह उसने मुझसे कहा कि उसकी पत्नी और उसने अस्थायी रूप से हमारे घर में रहने का सोचा है, जबकि वे अपने फ्लैट में कुछ मरम्मत करवा रहे हैं। उसने यह ऐसे कहा जैसे यह कुछ जाहिर हो, जैसे उसे पूछने की भी जरूरत ना हो। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, मैंने जवाब दिया। क्यों? अगर जगह है। क्योंकि यह घर कोई होटल नहीं है। वह मुझे अविश्वास भरी नजरों से देखता रहा। और आप कब से ऐसे हो गए पिताजी? पहले तो आप हमेशा कहते थे कि यह हमारा घर है। मैंने गलती की, मैंने कहा। यह मेरा घर है। वो अचानक उठ खड़ा हुआ, कुछ बुदबुदाया जो मुझे समझ नहीं आया, और बाहर चला गया। मैं बैठा रहा, महसूस कर रहा था कि यह पहली चेतावनी थी, आखिरी नहीं, पर इतनी काफी कि उसे पता चले कि कुछ बदल गया था। उस शाम जब मैं काम कर रहा था, मैंने सोचा कि उसके लिए मुझे हमेशा उपलब्ध समझना कितना आसान था। मैंने अब तक कभी कोई स्पष्ट सीमा नहीं लगाई थी, और हर नई सीमा जो मैं बना रहा था वो उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी के बीच खड़ी हो रही दीवार में एक और ईंट की तरह थी। रात होते ही मैंने अपनी चाय बनाई और रसोई में बैठ गया। बाहर सड़क की बत्तियां झपक रही थीं और ताज़ी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं शांत महसूस कर रहा था। ये इस्तीफे की शांति नहीं थी, ये उस इंसान की शांति थी जो जानता है कि वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है। करण उस रात घर देर से आया। मैंने चाबी घुमाने और उसके भारी कदमों की आहट सुनी। वह रसोई से होकर नहीं निकला, सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने उसे रोका नहीं। अब मेरे पास उसे कुछ कहने को बचा ही नहीं था। उसे यह पता नहीं था कि 2 हफ्तों से भी कम समय में सब कुछ बदलने वाला था, और जब वह दिन आएगा तो उसकी आंखों से निकले आंसू एक खोई हुई यात्रा के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए होंगे कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया था। वकील रामिरेज से मिलने वाली सुबह साफ सुथरी थी। आकाश नीला था जो उस तूफान का मजाक उड़ाता प्रतीत होता था जिसे मैं छेड़ने वाला था। मैंने बिना किसी संदेह को जन्म दिए हर दिन की तरह शांति से नाश्ता किया। करण अभी भी सो रहा था, इसलिए मैं चुपचाप अपनी फाइल बगल में दबाए साफ मन से निकल गया। नोटरी में रामिरेज ने एक मजबूत हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उसने दरवाजा बंद किया और दस्तावेज मेज पर रखे। सब कुछ यहाँ है अमरनाथ। संशोधनों को पंजीकृत करने के लिए बस आपकी हस्ताक्षर की जरूरत है। मैंने हर पन्ने को धीरे धीरे पढ़ा, हर शब्द का स्वाद लेते हुए। घर, जमीन, किराए की संपत्तियां, सब कुछ नई शर्तों के साथ मेरे नाम हो गया था। मेरे जीवित रहते बिना मेरी स्पष्ट अनुमति के कोई भी विरासत का दावा नहीं कर सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने एक वैकल्पिक लाभार्थी नामित किया था, कोई ऐसा जिसने कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, लेकिन जिसका नाम अभी के लिए केवल मैं जानता था। मैंने शांति से हस्ताक्षर की। कागज पर कलम की आवाज मेरे दिल पर एक अदृश्य मुहर की तरह थी,
एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत। जब मैं वहां से निकला तो सूरज मेरे चेहरे पर सीधा पड़ा और मैंने महसूस किया कि इतने समय में पहली बार मैं सचमुच स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा था। वापसी के रास्ते में मैं बैंक से गुजरा। मैंने एक अच्छी खासी रकम अपने नए खाते में ट्रांसफर की, किसी भी जिज्ञासु हाथ की पहुंच से दूर। मैनेजर श्रीमती पाटीदार ने मुझे देखकर मुस्कुराया। सब ठीक है अमरनाथ जी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है पाटीदार जी। घर पहुंचने पर करण रसोई में एक कप कॉफी और नींद भरी आंखों के साथ था। उसने मुझे देखा और पूछा, इतनी सुबह कहाँ थे? कुछ काम निपटाने गया था, मैंने बिना और कुछ कहे जवाब दिया। मैंने देखा कि उसकी भौहें तन गईं। वह इस बात का आदी नहीं था कि मैं अपनी गतिविधियों के बारे में चुप रहूं। पहले मैं उसे हर बात विस्तार से बताता था, जैसे मुझे उसकी स्वीकृति की आवश्यकता हो। वह समय अब समाप्त हो चुका था। कुछ दिन बीत गए और उसने फिर से अपनी पत्नी के साथ अस्थायी रूप से घर में रहने का विचार उठाया। इस बार उसने अधिक दोस्ताना लहजे में बात की, जैसे वह बातचीत करना चाहता हो। बस कुछ हफ्ते पिताजी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं करण, मैंने उसे टोका। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह घर लंबी मुलाकातों के लिए नहीं है। वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे मेरे नियमों में आया बदलाव समझ न आ रहा हो। उसने बहस नहीं की, लेकिन उसकी असहजता स्पष्ट थी। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि यह तो बस पहला कदम था। असली चाल 3 दिन बाद चली गई। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि वह काम पर था और एक भरोसेमंद ताला बनाने वाले को बुलाया। मैंने घर के सभी ताले बदलवा दिए, पागलपन के लिए नहीं बल्कि सावधानी के लिए। हर नई चाबी मेरे नियंत्रण में थी। मुख्य दरवाजे का पुराना ताला, जिसे वह अच्छी तरह जानता था, अब इतिहास बन चुका था। जब वह शाम को वापस आया और अपनी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह नहीं लग रही थी। उसने जोर से दस्तक दी। पिताजी, दरवाजे को क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला और उसे शांति से देखा। मैंने ताले बदलवा दिए हैं। क्यों? क्योंकि यह मेरा घर है और मैं जानना चाहता हूं कि कौन अंदर आता है और कौन नहीं। वह चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य और गुस्से का मिश्रण भर गया। क्या आप यह इशारा कर रहे हैं कि मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं करण। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि चीजें वैसी ही हों जैसी उन्हें होनी चाहिए। वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया, लेकिन रात के खाने के दौरान मैंने देखा कि वह मुझसे नजरें मिलाने से बच रहा था। वह इस बात का आदी नहीं था कि मैं उससे सलाह ली बिना फैसले लूं, और खासकर ऐसे फैसले जो घर में उसके प्रवेश को सीधे प्रभावित करते हों। उस रात जब वह अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा था, मैं आंगन में एक कप चाय के साथ बैठा था। हवा ताजी थी और किसी पड़ोसी के घर से एक पुराने रेडियो की दूर की आवाज आ रही थी। मैंने फिर से अपने पिताजी के बारे में सोचा। वह हमेशा कहते थे, जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो तुम्हें उसे याद दिलाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। और मैं ठीक वही कर रहा था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और ठंडा हो गया। करण बस जरूरी बातें करता और ज्यादातर बाहर रहता। मुझे परवाह नहीं थी। यह सन्नाटा मेरी योजना को बिना किसी बाधा के बढ़ने के लिए उपजाऊ जमीन था। एक दोपहर जब वह घर पर नहीं था तो वकील रामिरेज मुझे अपडेट किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां देने आए। मैंने उन्हें अपनी नई बैंक खाते की पासबुक के साथ अपने पलंग के नीचे एक धातु के बक्से में रख दिया। मैंने उन कागजों को ऐसे देखा जैसे कोई ढाल देखता है। वे केवल दस्तावेज नहीं थे, वे विश्वास के दुरुपयोग के खिलाफ मेरी सुरक्षा थे। शाम होते ही मैंने करण के आने की आवाज सुनी। वह सुपरमार्केट से कुछ थैलियां लाया और उन्हें मेज पर रख दिया। बिना देखे उसने मुझसे कहा, मैं ससुराल वालों के साथ खाना खाकर आया हूं। उन्होंने आपको नमस्ते कहा है। क्या बात है? मैंने अपनी कॉफी से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। मैंने देखा कि उसकी आवाज में एक अजीब सा तीखापन था, जैसे वह मुझसे कोई प्रतिक्रिया भड़काना चाहता हो। मैंने उसे नहीं दी। नियंत्रण अब मेरा था। उस रात अपनी नई चाबी से दरवाजा बंद करते हुए मैंने महसूस किया कि घर सचमुच फिर से मेरा था। इसलिए नहीं कि पहले नहीं था, बल्कि क्योंकि अब मैंने एक ऐसी स्पष्ट सीमा खींच दी थी जिसे वह पार नहीं कर सकता था। और भले ही उसे अभी तक इसका एहसास नहीं था, वह सीमा समय के साथ और चौड़ी होने वाली थी। मैं इसी दृढ़ निश्चय के साथ सोया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। अंतिम प्रहार आएगा और जब वह आएगा, करण को पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा। तालों का बदलना बस पहला कदम था। मैं यह करण के चेहरे पर उस भाव को देखते ही समझ गया था। यह सिर्फ हैरानी नहीं थी, यह उस गहरी बेचैनी का संकेत था जब किसी को एहसास होने लगता है कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। तब से उसका रवैया बदल गया था। वह बहस नहीं करता था, लेकिन अवलोकन करता था। वह मुझे सामान्य से अधिक देखता था, मानो मेरे चेहरे पर यह पढ़ना चाहता हो
कि मैं क्या योजना बना रहा हूं। दिन खामोश दिनचर्या के साथ बीतते रहे। मैं सुबह जल्दी अपनी कार्यशाला के लिए निकल जाता था, दोपहर में लौटता था, ज्यादातर समय अकेले ही खाना खाता था और शामें बढ़ईगिरी और आंगन में बिताता था। करण इसके विपरीत अनुपस्थित सा लगता था। वह बहुत बाहर रहता था, धीरे धीरे फोन पर बात करता था और जब भी मैं कमरे में आता था तो वह अपने मोबाइल की स्क्रीन नीचे कर देता था। मुझे कोई ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह अपनी पत्नी या अपने ससुर राजेश से क्या चल रहा है, इस बारे में सलाह ले रहा होगा। एक सुबह जब मैं रसोई में चाय पी रहा था, मैंने उसकी आवाज गलियारे से सुनी। वह फोन पर बात कर रहा था और उसे पता नहीं चला कि मैं पास ही हूं। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, वह कह रहा था। पहले वह मुझे सब कुछ बताता था, अब वह अजीब है और मुझे लगता है कि वह मुझे बताए बिना कुछ चीजें बदल रहा है। उसने एक पल रुककर कहा, हाँ, जमीन और घर के बारे में। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कागजात बदल रहा है। मैं बिना आवाज किए सुनता रहा। यह उसका वहम नहीं था, यह उसकी अंतर्ज्ञान थी और वह सही था। उसी दिन उसके जाने के बाद मैं अपनी कार्यशाला में अपनी नोटबुक लेकर बैठा। मैंने उन कदमों की सूची को देखा जो मैंने हफ्तों पहले लिखे थे। मेरे पास पहले से ही संशोधित संपत्ति के कागजात थे, बैंक खाता सुरक्षित था और ताले बदले हुए थे। अगला कदम और अधिक दिखाई देने वाला होगा, जमीन को बिक्री के लिए रखना। इसलिए नहीं कि मुझे तुरंत पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि यह एक स्पष्ट संदेश होगा कि मैं अपनी संपत्ति के बारे में फैसला लेता हूं, वह नहीं। मैंने एक पुराने दोस्त रजनीश को फोन किया जो रियल एस्टेट में काम करता है। मैंने उससे जमीन देखने आने को कहा। 2 दिन बाद हम वहां मिले। ऊंची घास लगभग घुटनों तक थी, लेकिन रजनीश ने उसे देखते ही मुस्कान दी। यह बहुत मूल्यवान है अमरनाथ, इसकी जगह को देखते हुए तुम्हें खरीदार की कमी नहीं होगी। ठीक है, मैं इसे जल्दी बेचना चाहता हूं, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। हमने तय किया कि वह सब कुछ संभाल लेगा और जानकारी पूरी गोपनीयता के साथ संभाली जाएगी। मुझे पता था कि जब करण को पता चलेगा तो वह उसके असर से बच नहीं पाएगा। उस रात जब मैं घर लौटा, करण कमरे में बैठा था। न टीवी चल रहा था, न संगीत, बस वह दीवार को घूर रहा था मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने सीधे पूछा। जरूर, मैंने जवाब दिया, हालांकि मुझे पता था कि बात किस ओर जा रही थी। मैंने देखा है कि आप बदल गए हैं। आपने ताले बदल दिए, आप कागजात के साथ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं बिना बताए। क्या हुआ है? कुछ भी ऐसा नहीं जिससे तुम्हें चिंता हो, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। उसकी भौहें तन गईं। पिताजी, अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे प्रभावित करती है तो मुझे जानने का अधिकार है। तुम्हें वह जानने का अधिकार है जो मैं तुम्हें बताना चाहूं करण। और अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया है तो इसलिए कि इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, मानो मेरे शब्दों को तौल रहा हो। और अगर आप कुछ बेचने की योजना बना रहे हैं? उसने अंत में पूछा। अगर मैं कुछ बेचता हूं तो वह मेरा होगा और मुझे ऐसा करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। वह नाराज होकर उठा और अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में बंद दरवाजे को देखता रहा, जानता था कि वे कुछ वाक्य उसके दिमाग को सोने नहीं देंगे। अगले दिन तनावपूर्ण थे। मैंने देखा कि वह सामान्य से पहले आता था, मानो मेरे कदमों पर नजर रखने के लिए। 1-2 बार उसने मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की जब मैं नहीं था, लेकिन जो चाबी अब मैं अपने साथ रखता था उसने उसे रोक दिया। यह एक और संकेत था कि वह अपना नियंत्रण खो रहा था। एक दोपहर जब मैं कार्यशाला में कुछ औजारों को ठीक कर रहा था, वह अंदर आया और बिना किसी भूमिका के बोला, अगर आप कभी यह घर बेचते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसे शांति से देखा। अगर मैं कभी यह घर बेचता हूं करण, तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक तथ्य था। और वह इसे समझ गया क्योंकि उसकी नजरें तुरंत बदल गईं। उसने कुछ और नहीं कहा और चला गया। उस रात जब वह अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा था, मैंने खुद के लिए चाय बनाई और आंगन में निकल गया। मैंने उस लकड़ी की बेंच को देखा जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जहां मैंने टिकट जलाए थे। मैंने सोचा कि यह कितना विडंबनापूर्ण था कि एक साधारण अस्वीकृत यात्रा ने बदलावों की इस श्रृंखला को जन्म दिया था। लेकिन मैं यह भी समझा कि यह सिर्फ वही नहीं था, यह वर्षों के छोटे छोटे अपमानों का संचय था। उन रवैयों का जिन्हें मैंने प्यार के लिए जाने दिया था और जिन्हें अब मैं जाने नहीं देता था। रात की ठंडी हवा ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कोई जल्दी नहीं थी, हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि करण पहले से ही घबराया हुआ था, महसूस कर रहा था कि कुछ उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। मैं जानता था कि जल्द ही वह समय आएगा जब यह सिर्फ संदेह नहीं बल्कि निश्चितताएं होंगी। और जब वह दिन आएगा तो उसके पास जो कुछ चल रहा था
उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। जमीन की बिक्री मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। मैं सोच रहा था, राजेश ने अपना काम चुपचाप बिना किसी दिखावे या शोर शराबे के किया। 2 हफ्तों से भी कम समय में एक गंभीर खरीदार मिल गया। शहर का एक व्यवसायी जो उस जमीन पर पर्यटन के लिए कुछ कॉटेज बनाना चाहता था। सौदा साफ सुथरा, सीधा और नकद में हुआ। जिस दिन हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, मैंने अधिकांश पैसा नए खाते में जमा कर दिया और बाकी एक ऐसी जगह रखा जिसे केवल मैं जानता था। मैं नोटरी के कार्यालय से एक असीम शांति के साथ निकला। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह जानना था कि मैंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे करण के जानने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। दादाजी की वह जमीन अब उस चीज का हिस्सा नहीं थी जो कभी उसकी होगी। उस शाम मैं सामान्य से पहले घर लौट आया। करण बैठक में फोन पर बात कर रहा था। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कागजात अपनी धातु की पेटी में रखे और अपने लिए एक कप चाय बनाई। मैं यही कर रहा था जब मैंने सुना कि उसकी आवाज तेज हो गई है। क्या मतलब जमीन बिक रही है? वह कह रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था, और वह पहले ही बिक चुकी है। तुम्हें यह किसने बताया? मैं मन ही मन मुस्कुराया। लगता है गांव के किसी ने राजेश को जमीन दिखाते हुए देख लिया था और उसे बता दिया था। मैं रसोई में उसका इंतजार करता रहा। उसे ज्यादा देर नहीं लगी। वह एक तूफान की तरह अंदर आया। उसका चेहरा लाल था। आपने जमीन बेच दी? उसने बिना नमस्ते किए पूछा। हाँ। और आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वह जमीन परिवार की थी। वह जमीन मेरी थी करण, सीधी विरासत से मेरी। मैं तय करता था कि उसके साथ क्या करना है, और मैंने कर दिया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे विश्वास ही ना हो कि वह क्या सुन रहा है। और आप पैसों का क्या करने वाले हैं? यह मेरा मामला है, मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपने हाथों से बाल सहलाते हुए। मुझे समझ नहीं आता पिताजी। पहले आप मुझे हमेशा सब कुछ बताते थे। हम हमेशा साथ में सोचते थे। नहीं करण, पहले मैं तुम्हें शामिल करता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरा सम्मान करते हो। अब मैं जानता हूं कि तुम मुझे एक औपचारिकता के रूप में देखते हो, अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक कदम। वह चुप रहा। मैंने उसे देखा कि वह ऐसे कुछ निगल रहा था जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, पर उसे मिल नहीं रहे थे। और अगर मुझे मदद की जरूरत हुई? उसने आखिरकार पूछा। अगर तुम्हें सचमुच मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मैं मदद को हर बात में तुम्हें खुश करने से नहीं जोड़ता। वह उठा, बैठक में कुछ चक्कर लगाए और फिर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं रसोई में अपनी चाय खत्म करता रहा। मुझ में कोई क्रूर संतुष्टि नहीं थी, स्पष्टता थी। बेची गई जमीन केवल इस बात का प्रतीक थी कि नियम बदल चुके थे। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण रहे। करण मुझसे मुश्किल से ही बात करता था, और जब करता भी था तो छोटे वाक्यों में। एक शाम उसकी पत्नी आई और मैंने अपने कमरे से सुना कि वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं पैसों का क्या कर रहा हूं। मैं जानता था कि उनके लिए जमीन महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि वह था जिसे वे सुनिश्चित विरासत के रूप में खो चुके थे। एक शनिवार की सुबह जब मैं कार्यशाला में कुछ लकड़ियों को चिकना कर रहा था, करण पास आया। पिताजी, मैं सोच रहा था, शायद हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। किस बारे में समझौता? मैंने काम जारी रखते हुए पूछा। घर के बारे में। अगर कभी आप इसे बेचने का फैसला करते हैं तो आप, मुझे नहीं पता, मुझे पहले बता सकते हैं। अगर कभी मैं इसे बेचने का फैसला करता हूं करण, तो यह मेरा फैसला होगा। और मेरा विश्वास करो, अगर मैं यह फैसला लेता हूं तो यह तुम्हारे खरीदने के लिए नहीं होगा। मैंने देखा कि उसने अपनी जबड़ा कस लिया। उसने और कुछ नहीं कहा और चला गया। उसी शाम जब मैं बगीचे में पानी दे रहा था, मुझे कुछ एहसास हुआ। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि जमीन तो बस शुरुआत थी। उसके दिमाग में घर अभी भी अछूत था, और यह विश्वास मुझे एक बड़ा फायदा दे रहा था। मैंने दबाव बढ़ाने का फैसला किया, शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव से। मैंने घर पर लोगों से मिलना शुरू कर दिया। वकील रामलाल जी, बैंक से श्रीमती प्रभा, यहां तक कि 2-1 लोग जो खरीद फरोख्त के मामलों के लिए मुझसे मिलने आए थे। मैंने कर्ण को कुछ नहीं बताया। मैंने उसे देखने दिया, बातचीत के कुछ अंश सुनने दिए, उसकी कल्पना को बाकी काम करने दिया। परिणाम तुरंत मिला। एक रात जब हम खाना खा रहे थे, उसने मुझे देखा और कहा, क्या आप और कुछ बेचने की योजना बना रहे हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैंने शांति से जवाब दिया। वह बिना खाना खत्म किए उठ गया। उसकी यह चुप्पी चिंता के साथ मिलकर इस बात की पुष्टि कर रही थी कि मैं जो चाहता था वह प्राप्त कर रहा था, कि वह समझ जाए कि मेरा पूर्ण नियंत्रण है। एक रविवार सुबह मैं गांव गया और एक बड़ा लिफाफा लेकर लौटा। मैंने उसे उसके सामने खोले बिना अपने कमरे में रख दिया।
इस साधारण सी हरकत ने उसे पूरे दिन बेचैन रखा। मैंने उसे कई बार अपने दरवाजे के सामने से गुजरते देखा, जैसे वह पूछना चाहता हो लेकिन हिम्मत न कर पा रहा हो। रात में जब मैं बगीचे की लकड़ी की बेंच पर चाय पी रहा था, वह पास आया। पिताजी, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बस समझना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूं करण, वह अपनी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं, और इसका मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि मैं तय करूंगा कि किसे क्या देना है, और वह फैसला बेटा कमाया जाता है, यह उपनाम से नहीं मिलता। उसने जवाब नहीं दिया। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा और फिर घर में चला गया। उस रात जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था, मुझे पता था कि वह मेरे कार्यों का वास्तविक भार महसूस कर रहा था। जमीन तो बस पहली चेतावनी थी, और जो आगे आने वाला था वह कहीं ज्यादा गंभीर था। अमरनाथ के जीवन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जमीन बिकने के बाद मानो पूरे घर का तापमान ही बदल गया हो। हवा में एक भारीपन था, घुटन महसूस होती थी। करण घर में ऐसे घूमता था जैसे कुछ खो गया हो और उसे पता न हो कि कहाँ ढूंढे। वह सीधे तौर पर कुछ कहता नहीं था, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। यह डर मेरा नहीं था, बल्कि उस सुरक्षा के भाव को खोने का था जिसे वह अपना समझता था। सालों से उसे यह विश्वास था कि यह घर, ये सारी संपत्ति, सब एक दिन उसी का होगा, और अब पहली बार उसे अपनी इस धारणा के टूटने का आभास हो रहा था। एक सुबह जब मैं अपनी कॉफी बना रहा था, मैंने उसे बैठक में खड़ा पाया। वह दीवारों को ऐसे देख रहा था जैसे उनका मूल्यांकन कर रहा हो। मैं धीरे से उसके पास गया। कुछ ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, बस सोच रहा था। यह घर आपके लिए बद्दा है, मेरे लिए तो यह एकदम सही रहेगा। मैंने उसे और बातचीत का मौका दी बिना जवाब दिया। उसने अपना होंठ दांतों तले दबाया, मानो कुछ और कहना चाहता हो, पर चुप रहा। मैंने महसूस किया कि वह हर शब्द को तौल रहा था, शायद इस डर से कि मेरी कोई भी टिप्पणी उसकी आशंकाओं की पुष्टि कर देगी। उसी शाम राजेश के एक परिचित प्रॉपर्टी एजेंट मुझसे मिलने आए। वह मुझे कुछ दस्तावेज देने आए थे और घर के संभावित मूल्यांकन पर बात करने भी। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे बेचने का फैसला कर लिया था, पर मैं इसका असली मूल्य जानना चाहता था। करण घर पर ही था और उसने लोगों को आते जाते देखा। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, पर उसकी निगाहें सब कुछ कह रही थीं। रात के खाने के बाद वह रसोई में मेरे सामने बैठ गया। पिताजी, क्या आप घर बेचने वाले हैं? उसने सीधे पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हें चिंता है? बेशक चिंता है, यह हमारा घर है। नहीं करण, मैंने उसे टोकते हुए कहा, यह मेरा घर है। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहुत भारी था। उसने नजरें झुका लीं और बिना अपना खाना छुए उठ गया। कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं थी, पर तनाव इतना गहरा था कि कुत्ते को भी महसूस हो रहा था। उस रात वह मेरे पास से नहीं हिला। अगले कुछ दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आया। वह घर में ज्यादा समय रुकने लगा, जैसे निगरानी कर रहा हो। मैंने उसे 2-1 बार अपने कमरे के पास मंडराते हुए भी देखा। मैं जानता था कि वह मेरे दस्तावेजों की जांच करना चाहता था, पर नए ताले ने उसे बाहर रखा। एक सुबह मैंने उसे मुझसे पहले मेलबॉक्स जांचते हुए देखा। उसने दिखावा किया कि वह विज्ञापन निकाल रहा था, पर मैंने देखा कि वह सरकारी पत्रों की तलाश में था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे अपना जासूस वाला खेल खेलने दिया, यह जानते हुए कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। असली मुद्दा शुक्रवार की रात को आया। मुझे बैंक से एक पत्र मिला था जिसमें मेरे नए खाते में एक बद्धी राशि जमा होने की पुष्टि थी। करण को उस खाते के बारे में नहीं पता था, पर जब मैंने उसे अपनी धातु की तिजोरी में रखा तो मैंने देखा कि वह गलियारे से मुझे देख रहा था। आपने उसमें क्या रखा? उसने पूछा। मेरी चीजें। क्या मैं देख सकता हूं? नहीं। उसका चेहरा बदल गया। उसे इतनी सीधे तौर पर किसी चीज के लिए मना करने की आदत नहीं थी। पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे जानने का हक है। नहीं करण, मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें आदर का हक है, और आदर कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। वह मुद्दकर अपने कमरे में चला गया, पर मैं सुन सकता था कि वह किसी चीज को दीवार पर मार रहा था। हताशा अब उसके रोम रोम से निकलने लगी थी। शनिवार की सुबह जब मैं आंगन की बेंच पर बैठकर कॉफी पी रहा था, वह एक अलग लहजे में मेरे पास आया। पिताजी, मुझे पता है कि हम हाल ही में ठीक नहीं रहे हैं। शायद मैं आपको ज्यादा नहीं बताता, पर मुझे आपकी परवाह है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह प्यार से ज्यादा डर से कह रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। वह चुप रहा। मैं जानता था कि मैंने सही बात पकड़ दी थी। यह सुलह का सच्चा प्रयास नहीं था, यह हताशा थी। जमीन अब उसके हाथ से जा चुकी थी, और अब घर भी खोने की संभावना उसे जितना वह स्वीकार करना चाहता था, उसे कहीं ज्यादा डरा रही थी। उसी दिन जब वह बाहर गया, मैंने वकील रामेर्स को बुलाया। मैंने उनसे एक दस्तावेज तैयार करने को कहा,
जिसमें यह दर्ज हो कि घर की कोई भी बिक्री अगर मैं ऐसा करने का फैसला करता हूं तो करण को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा। क्या आप सब कुछ इतना बंद रखना चाहते हैं? रामेर्स ने पूछा। मैं सब कुछ इतना साफ रखना चाहता हूं कि उसके हाथ डालने का कोई रास्ता ना हो, मैंने जवाब दिया। रात को करण उम्मीद से पहले लौट आया और उसने मुझे मेज पर कागजात देखते हुए पाया। यह क्या है? उसने फाइल की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरे निजी मामले, मैंने बिना सिर उठाए कहा। और अगर उनका घर से कोई लेना देना है? अगर उनका घर से लेना देना है तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं चाहूंगा। यह वह क्षण था जब मैंने उसे सच में अपना आपा खोते देखा। वह झटके से उठा, कुर्सी को धक्का दिया और बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेशक कर सकता हूं, मैंने शांति से जवाब दिया, क्योंकि यह सब मैंने अपने हाथों, अपनी मेहनत और अपने सालों से बनाया है। और नहीं करण, यह तुम्हारा नहीं है। वह बिना कुछ और कहे चला गया, पर मुझे पता था कि उस रात वह नहीं सोएगा और मैं एक बच्चे की तरह सोया। अगले कुछ दिनों में हमारे बीच की दूरी और बरक गई। कोई बहस नहीं हुई, पर पारिवारिक रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं था। वह लगातार अलर्ट की स्थिति में जी रहा था, जैसे अंतिम प्रहार का इंतजार कर रहा हो, और मैं अंदर से जानता था कि वह प्रहार पहले ही तय हो चुका था। मेरे पास एक ही दांव बचा था, सबसे मजबूत, और जब मैं उसे खेलूंगा तो उसके लिए उबरने का कोई रास्ता नहीं होगा। जिस दिन मैंने अंतिम प्रहार करने का फैसला किया वह किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ, पर मेरे मन में एक अलग तरह की शांति थी। यह उस व्यक्ति की शांति थी जो मैं जानता था कि जो मैं करने वाला था वह एक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर देगा। मैं भोर से पहले उठ गया, अपनी चाय बनाई, और जब कप से भाप उठ रही थी मैंने मानसिक रूप से हर उस कदम को दोहराया जो मुझे यहां तक लाया था। करण अभी भी सो रहा था जब मैं अपनी फाइल बगल में दबाए घर से निकला। मैं सीधे वकील के दफ्तर गया, जहां राजेश वकील मेरा इंतजार कर रहे थे। मेज पर एक ही साफ दस्तावेज रखा था, बड़े अक्षरों में। घर का मालिकाना हक सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, यह पूरे मामले का दिल था। अमरनाथ जी, आप निश्चित हैं? राजेश ने गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए पूछा। पहले से कहीं ज्यादा निश्चित, मैंने जवाब दिया। मैंने शांति से बिना हिचके दस्तखत कर दिए। घर का मालिकाना हक एक तयशुदा खरीदार, मेरे पुराने मित्र हेमेंद्र को हस्तांतरित कर दिया, जिनके साथ मैंने दशकों पहले काम किया था और जिन पर मुझे पूरा भरोसा था। वह जानते थे कि यह खरीद प्रतीकात्मक से ज्यादा कुछ नहीं थी, और इस समझौते में यह शर्त भी थी कि मैं जब तक चाहूं वहीं रहूंगा, लेकिन कानूनी तौर पर घर अब मेरे नाम पर नहीं रहेगा। यह एक रणनीतिक कदम था। हालांकि मैं उसी छत के नीचे रहता, करण को अब स्वचालित विरासत का कोई भ्रम नहीं होता। वह न तो बेच सकता था, न गिरवी रख सकता था, और न ही कोई फैसला ले सकता था, क्योंकि यह अब परिवार की संपत्ति नहीं थी। मैं वकील के दफ्तर से यह महसूस करते हुए निकला कि मेरे कंधों पर सालों का बोझ था, लेकिन साथ ही एक ऐसा फैसला लेने की हल्की फुल्की राहत भी थी जिसने हेरफेर के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। घर लौटते समय करण रसोई में था, अभी भी पजामे में। इतनी जल्दी कहाँ गए थे? उसने आकस्मिक लगने की कोशिश करते हुए पूछा। अपने मामलों को सुलझाने, मैंने जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहीं जब मैंने फाइल मेज पर रखी और अपने लिए चाय परोसी। सुबह स्पष्ट घबराहट में बीती, जैसे उसे पता था कि कुछ बदल गया है, लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि क्या। 2 दिन बाद उसे खबर मिली, मुझसे नहीं बल्कि गली से। एक पड़ोसी ने, ये जाने बिना कि वह क्या कर रहा था, उसे बताया कि उसने नए मालिक को राजेश वकील के साथ वकील के दफ्तर से निकलते देखा था और वह बहुत खुश लग रहा था। उस शाम करण वर्कशॉप में घुस आया, उसका चेहरा पीला और हाथ कांप रहे थे। क्या तुमने घर बेच दिया? उसने लगभग हाँफते हुए पूछा। हां। किसे? एक दोस्त को। और क्यों? क्योंकि मैं चाहता था। उसने हताशा में अपने बालों में हाथ फिराए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारा घर है। नहीं करण, यह हमेशा मेरा था और अब हम दोनों में से किसी का नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन सच्ची उदासी से नहीं, बल्कि गुस्से और लाचारी से। और मैं कहाँ रहूंगा अगर आप इसे किसी दिन बेच देते हैं? उसने ये महसूस किए बिना पूछा कि अब इस मामले में उसकी कोई आवाज नहीं थी। यह तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा, जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना तुम्हारी इजाजत के सुलझाई। वह एक कुर्सी पर हताश होकर गिर गया। सालों तक उसे विश्वास था कि उसका भविष्य सुरक्षित है, कि मेरा प्रयास उसकी सुविधा में बदल जाएगा, और कुछ ही महीनों में वह भ्रम गायब हो गया था। उसे इस तरह देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे कुछ ज्यादा गहरा महसूस हुआ। यह निश्चितता कि कभी कभी किसी को मूल्य सिखाने का एकमात्र तरीका यह दिखाना है कि कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। अगले दिन शांत रहे। करण मुश्किल से बात करता था, और जब करता था तो केवल न्यूनतम आवश्यक बातें।
मैं अपनी दिनचर्या जारी रखता था, वर्कशॉप में काम करता था, बगीचे में अपनी चाय पीता था, अपने पौधों की देखभाल करता था। मेरे लिए जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसके लिए आया था। एक रविवार दोपहर, जब मैं एक मेज पर वार्निश कर रहा था, वह मेरे पास आया। बाबूजी, मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन अब कोई वापसी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा। करण, वापसी का रास्ता सालों तक मौजूद था। यह हर बार मौजूद था जब मैंने धैर्य रखा, हर बार जब मैंने अनादर को जाने दिया, हर बार जब मैंने सोचा कि शायद तुम बदल जाओगे। लेकिन तुमने ऐसा न करने का फैसला किया, तो हां, अब कोई वापसी नहीं है। वह रोया नहीं, लेकिन उसके कंधे झुक गए जैसे वह कुछ भारी ढो रहा हो। वह मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। उस रात मैं बगीचे की बेंच पर बैठा और उस दिन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था उस पर विचार किया जब उसने मुझे बताया था कि वह अपने ससुर के साथ यात्रा करना पसंद करता है। एक टिप्पणी जो उसके लिए महत्वहीन थी, लेकिन मेरे लिए सब्र का बांध टूट जाने वाली थी। तब से मेरा हर कार्य एक उद्देश्य के साथ था, अपनी गरिमा वापस पाना। जो मेरा था उसे बचाना और यह स्पष्ट करना कि सम्मान वैकल्पिक नहीं है। मैंने तारों भरे आसमान की ओर देखा और शांति महसूस की, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ जीता था, बल्कि इसलिए कि अब कोई डीली सिरा नहीं बचा था। मैंने फिर से अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया था। गलत समझाए गए स्नेह को मुझे एक असंतुलित रिश्ते से बांधने की अनुमति नहीं दी थी, और मैंने कुछ समझा जिसे शायद करण को समझने में सालों लगेंगे। यह विरासत के बारे में नहीं है, न ही संपत्ति के बारे में, न ही चाबियों के बारे में। यह जानने के बारे में है कि प्यार और सम्मान एक साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरा नहीं टिकता। इसीलिए अगर कभी वह मुझे इसलिए ढूंढने का फैसला करता है कि मैं उसे क्या दे सकता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कौन हूं, तो मैं यहां रहूंगा। लेकिन तब तक मेरा जीवन मेरा है, बेटा। और मैं कहता हूं बेटा, भले ही तुम मुझे दूर से सुनो, जीवन ने मुझे सिखाया कि जो मूल्य नहीं है उसे उपहार में नहीं देना चाहिए। इसने मुझे सिखाया कि धैर्य की एक सीमा होती है और गरिमा पर समझौता नहीं किया जाता। मैंने नहीं किया। यह सब तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है करण। यह तो बस तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं होता, यहां तक कि वह जगह भी जिसे तुम अपना घर कहते हो। और तुम सब जो यह कहानी सुन रहे हो, मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े हैं? भले ही दिल कितना भी दुखा हो, अपनी बातें टिप्पणियों में लिखो। यह भी बताओ कि तुम किस शहर से यह कहानी सुन रहे हो, और अगर इस कहानी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाई है जिसे इसे सुनने की जरूरत है, तो कृपया इसे साझा करो। क्योंकि जब हम ऐसी कहानियां बांटते हैं तो असल में हम जीवन का एक अनमोल टुकड़ा साझा कर रहे होते हैं।